आज हम लोग एमए फाइनल के पेपर 6 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ऑफर कर्व यानी प्रस्ताव वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्ताव वक्र का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड का टॉपिक अगला टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड पर परीक्षाओं में सवाल भी पूछा जाता है, ऑफर कर्व पर भी सवाल पूछा जाता है। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव वक्र का चयन किया गया आज। सबसे पहले तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और इसकी परिभाषा क्या है। तो इसको कभी कभी हम लोग रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं। रेसिप्रोकल डिमांड कर्व का मतलब पारस्परिक मांग वक्र, पारस्परिक मांग वक्र जो कि जेएस मिल का कंसेप्ट है, आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा उसमें। पारस्परिक का मतलब ये होता है कि एक वस्तु की मांग के लिए दूसरी वस्तु की मांग, है ना, रेसिप्रोकल डिमांड जिसको अपन कहते हैं। ऑफर कर्व का सबसे पहले सूत्रपात जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने और एजवर्थ ने किया था। अल्फ्रेड मार्शल को अपन लोग सभी जानते हैं, जनसंख्या सिद्धांत और मार्शल की जो है वो परिभाषा राष्ट्रीय आय की, ये सब फेमस है। तो प्रस्ताव वक्र का जो सूत्रपात है वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल और एजवर्थ के द्वारा किया गया था। ये जो ऑफर कर्व होता है वो ये प्रदर्शित करता है कि किसी एक वस्तु की आयात की मात्रा की मांग जो देश करता है उसके लिए कितनी वस्तु की पूर्ति का निर्यात करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत को 100 क्विंटल शुगर का आयात करना है, 100 क्विंटल शुगर का आयात करना है, तो वो 100 क्विंटल शुगर का आयात करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का निर्यात करने को तैयार है, ये ऑफर कर्व दर्शाता है। ऑफर कर्व का मतलब एक तरह का प्रस्ताव है कि हम लोग 100 क्विंटल चीनी के बदले में इस वस्तु की इतनी मात्रा का निर्यात कर सकते हैं या इसकी आपूर्ति हम लोग कर सकते हैं। ये एक तरह का प्रस्ताव है। ऑफर कर्व के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों होती है। डिमांड जिस वस्तु का हम आयात करना चाहते हैं उस वस्तु की वहाँ पे डिमांड होती है। सप्लाई उस आयातित वस्तु के बदले में हम कौन सी वस्तु और उस वस्तु की कितनी मात्रा की सप्लाई करना चाहते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट ऑफर कर्व के अंदर शामिल होते हैं, डिमांड एस्पेक्ट और सप्लाई एस्पेक्ट। डिमांड किसकी? अगले देश की, और हमको हमें जो आयात करनी है वस्तु, उस वस्तु की हमारे देश में डिमांड होगी, और सप्लाई उस वस्तु जो वस्तु हम आयात करना चाहते हैं उस वस्तु के बदले में हम कितनी वस्तुओं की मात्रा की पूर्ति निर्यात करना चाहते हैं, वो सप्लाई हो जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑफर कर्व एक राष्ट्र के लिए विलिंगनेस यानी इच्छा को दर्शाता है। विलिंगनेस टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट वेरियस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, यानी आयात और निर्यात की तुलनात्मक कीमतों को दर्शाता है। आयात एवं निर्यात की तुलनात्मक कीमतों को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतना आयात करते हैं तो इसके बदले में हम इस वस्तु का इतना निर्यात कर सकते हैं। ये विलिंगनेस को दर्शाता है। इतनी मात्रा में आयात के बदले में इतनी मात्रा में हम लोग निर्यात करने की इच्छा रखते हैं या उसका हम प्रस्ताव रखते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका व्युत्पन्न कैसे किया जाता है। प्रस्ताव वक्र का व्युत्पन्न कैसे किया जाता है, इसके लिए
यानी इस वक्र का निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, उस राष्ट्र की उत्पादन संभावना सीमा क्या है, यानी उस राष्ट्र में एक्स और वाई वस्तुओं का कितना उत्पादन संभव है। उसका उदासीनता मानचित्र कैसे है, उदासीनता मानचित्र क्या होते हैं, विभिन्न उदासीनता वक्रों को दर्शाते हैं। एक उदासीनता वक्र एक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है और उदासीनता मानचित्र में अलग अलग उदासीनता वक्र होंगे, वो क्या दर्शाएंगे, अलग अलग संतुष्टि स्तरों को दर्शाएंगे। दो वस्तुओं के वे संयोग जिससे एक समान संतुष्टि मिलती है वो एक उदासीनता वक्र होता है, और उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है वो उदासीनता वक्र क्या होता है, उसके ऊपर स्थित होता है। और उससे कम संतुष्टि मिलती है वो उदासीनता वक्र क्या होता है, उससे नीचे होता है। तो ये उदासीनता मानचित्र। और विभिन्न प्रकार की जो सापेक्षिक वस्तुओं की कीमतें हैं जिसके ऊपर की व्यापार किया जाता है, ये तीन चीजें चाहिए, उत्पादन संभावना सीमा, उदासीनता वक्रों का मानचित्र और तुलनात्मक वस्तुओं की कीमतें जिसके अंदर की ट्रेड किया जाना, जैसे कि चीनी और गुड़ के अंदर ट्रेड किया जाना, जैसे कि चीनी और चाय के बीच में ट्रेड किया जाना है। तो उन ट्रेड की जाने वाली वस्तुओं की पारस्परिक कीमतें क्या है, तुलनात्मक कीमतें क्या है। इस ऑफर कर्व का जो फॉर्मेशन है, आधुनिक ऑफर कर्व का जो फॉर्मेशन है, वो जेम्स मीड के काम के आधार पर किया गया था। और जेम्स मीड वो अर्थशास्त्री हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये उस कर्व का शेप है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अपन इजीली इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट की चर्चा करेंगे। ये पार्ट बेस है और ये प्रस्ताव वक्र का व्युत्पन्न है। ये एक्स अक्ष है, इस पे एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, 10, 30, 50, 70, 95 और 130। यानी अधिकतम वो 140 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। 130 यहाँ पर है, तो अधिकतम वो एक्स की कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, 140। ठीक इसी प्रकार अधिकतम वो वाई की कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, 70 वस्तुओं का। यानी वाई की कितनी, 70 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है और एक्स की 140 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो इसका ये उत्पादन संभावना वक्र बन गई, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल। अब मान लीजिए कि वो व्यापार नहीं कर रहा है, ऑटार्की सिचुएशन, यानी व्यापार मुक्त अवस्था है, और उस समय अगर वो यहाँ पर है, ए बिंदु पर है, और जब वो व्यापार करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक घरेलू कीमत रेखा का सामना करना पड़ेगा। घरेलू कीमत रेखा का सामना करना पड़ेगा, यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, यानी एक्स वस्तु के बदले में वाई वस्तु की कितनी मात्रा दी जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक डोमेस्टिक कीमत रेखा हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये डोमेस्टिक कीमत रेखा है, ये वाली, ये डोमेस्टिक कीमत रेखा है जो कि हमने हैबरलर के सिद्धांत के अंदर पढ़ी थी। तो ये मान लीजिए कि आपकी कीमत रेखा है। तो ये कीमत रेखा और उदासीनता वक्र का ढाल जहाँ पर बराबर होता है, वहाँ पर तो ट्रेड का संतुलन हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। तो ये संतुलन का बिंदु क्या होगा, एफ होगा। संतुलन का बिंदु क्या होगा, एफ होगा। लेकिन क्योंकि उदासीनता वक्र का मानचित्र ये इस प्रकार से चलेगा, क्योंकि पहला उदासीनता वक्र अगर यहाँ पे है तो इसके ऊपर वाला सेकंड वाला ये होगा, और थर्ड वाला काल्पनिक मान लिया अगर हमने। वैसे तो ये असंख्य उदासीनता वक्र होते हैं, लेकिन पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, क्योंकि हम इसके अंदर दो ही दर्शा रहे हैं, सेकंड और थर्ड, ताकि हमको कंसेप्ट को समझने में सुविधा रहे। तो इस कीमत रेखा के आधार पर जब संतुलन यहाँ पर होता है तो उस देश के लोगों का जो संतुष्टि स्तर होगा वो यहाँ पर होगा, जहाँ पर कि उदासीनता वक्र और कीमत रेखा बराबर होगी। और व्यापार कहाँ पर हो सकता है, ये इस बिंदु पर, उत्पादन इस बिंदु पर होगा। लेकिन संतुष्टि स्तर कहाँ से पता चलेगा हमको, उदासीनता वक्र से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बनता है कि वो जी एफ मात्रा एक्स की दे करके, जी एफ मात्रा एक्स की दे करके एच जी मात्रा वाई की प्राप्त कर सकता है, या एच जी मात्रा वाई की दे करके जी एफ मात्रा जो है वो एक्स की प्राप्त कर सकता है। तो देखिए एच कितना है यहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे आएगा, 70 पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके
40 के आसपास, तो ये हो गया 30, और ये है आपके 60 के आसपास, 60, और ये हो गया 90 के आसपास। ठीक है, तो ये इसका एक्सचेंज रेट इस समय रहता है। लेकिन जब वो व्यापार में शामिल होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल होता है, तो दोनों राष्ट्रों की एक कॉमन टर्म्स ऑफ ट्रेड रेखा बनेगी, और उस कॉमन टर्म्स ऑफ ट्रेड रेखा के अंतर्गत क्या होगा कि ये जिस वस्तु के उत्पादन में इसको विशिष्टीकरण प्राप्त है, उस वस्तु के उत्पादन को ये ज़्यादा करेगा, और जिस वस्तु में इसका विशिष्टीकरण कम है, उसकी मात्रा को क्या करेगा, ये कम उत्पादित करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने ट्रेड थ्योरीज के अंदर पढ़ी। तो मान लीजिए कि ये एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि वो जहाँ 70 कर रहा है, वो ये 140 कर रहा है, तो ये ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन कर रहा है यहाँ पे। तो जब ये इस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, तो ये एक्स वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का उत्पादन करना चाहेगा और वाई का तुलनात्मक रूप से कम करना चाहेगा। तो उस इंटरनेशनल ट्रेड की अवस्था में अगर इसका संतुलन का बिंदु मान लीजिए कि बी होता है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड लाइन हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखा हो जाएगी, और वो बिंदु एफ की तुलना में बिंदु बी पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल जब ट्रेड करेगा तो विशिष्टीकरण करेगा, और विशिष्टीकरण करने से वो एक्स वस्तु की मात्रा का ज़्यादा उत्पादन करेगा। अब ऐसा करने से उसका जो संतुष्टि स्तर होता है उस राष्ट्र का, वो यहाँ पर पहुँच जाता है उदासीनता वक्र 3 पर। उदासीनता वक्र 3 पर पहुँच जाता है, यानी ई बिंदु पर जो है उसका संतुष्टि स्तर हो जाता है। वो कैसे होता है? वो होता है, वो सी बी मात्रा दे देता है, सी बी मात्रा एक्स की दे करके वाई की कितनी मात्रा प्राप्त करेगा, ई सी के बराबर मात्रा। वाई की कितनी मात्रा प्राप्त करेगा, ई सी मात्रा प्राप्त करेगा, ई सी मात्रा प्राप्त करेगा, और सी बी मात्रा जो है वो एक्स की दे देगा। यानी एक्स की सी बी मात्रा का निर्यात करके ई सी मात्रा का वो आयात करता है। अब देखिए ई सी मात्रा में कितना आ रहा है उसको, ई सी मात्रा में, ई सी मात्रा में देखिए और लोग जुड़े हैं, ई सी मात्रा में देखिए कितना आ रहा है, ई सी ये हो गया, मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, और ये हो गया इतना, यानी करीब 60 इकाइयों का ये दे रहा है, और उसके बदले में ये कितनी ले रहा है, करीब 60 ही ये इससे दे रहा है, और 60 ही इससे ये ले रहा है। देखिए पहले इसका रेशियो अलग था, अब इसका रेशियो कितना हो गया, 60 के बराबर 60 हो गया। पहले देखिए ओवरऑल कितना है, 70, 70 के बदले में 140 उसका जो डोमेस्टिक, और जब वो ट्रेड करना चालू करता है तो एक ये 70 और ये 140 था, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो क्या हो गया, ये 60 इकाइयाँ एक्स की दे करके 60 इकाइयाँ वो वाई की प्राप्त कर रहा है। यानी कि इस देश को इंटरनेशनल ट्रेड करने से ये फायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके प्रस्ताव वक्र के अंदर शामिल होगी। तो उसके प्रस्ताव वक्र में शामिल होने से ये कैसे होगा कि देखिए सबसे पहले जो एच बिंदु था, वो संतुष्टि का जो जहाँ पे उसकी संतुष्टि थी, वो आपके इस इंटरनेशनल ट्रेड लाइन से दर्शाई गई। ये इंटरनेशनल ट्रेड लाइन पी ए बराबर 1/4 है, और ये पी एफ बराबर 1/2 है। पी एफ बराबर 1/2 से हमने चालू किया था इसको, क्योंकि इसकी 1 इकाई के बदले में इसकी कितनी है, 2 इकाई है। इसकी 70 इकाई के बदले में यहाँ पर कितनी है, 140 इकाई है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है, हाफ है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड हाफ से इंटरनेशनल ट्रेड करते करते हम कहाँ पर पहुँच गए, 1:1 के बराबर, 1:1 के बराबर, यानी इसकी 60 इकाई के बराबर इसकी भी 60 इकाई, तो 1:1 बराबर, यानी पी बी बराबर 1 हो गया। तो वो ये जो लाइन होगी वो बराबर 45 डिग्री के एंगल पर होगी, और जो कि इसका स्लॉप दर्शाती है। तो एक पॉइंट तो वो होगा जो कि 45 डिग्री के एंगल पर होगा, और एक वो होगा जो कि 45 डिग्री का एंगल का आधा कितना होता है, 22.5 डिग्री के एंगल पर जो जो रेखा गुजरेगी उस पर होगा। तो इस एच बिंदु को और ई बिंदु को और ओरिजिन को एच बिंदु को जो कि घरेलू टर्म्स ऑफ ट्रेड है, और ई बिंदु जो कि इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो कर्व बनता है वो प्रथम राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र कहलाता है। प्रथम राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र कहलाएगा। ओरिजिन, घरेलू कीमत रेखा और अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा के तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र तैयार होता है वो प्रथम राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र होता है।
ये सब चीज़ें आपको हिंदी में भी उपलब्ध करवा दी गई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ मैं आपको क्लियरली फिगर के अंदर समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिवाइज नहीं करूँगा। और ये जो है मैं सीधा ज्वाइनिंग द ओरिजिन विद पॉइंट्स एच एंड ई द अदर पॉइंट सिमिलरली ऑब्टेन विच जनरेट द नेशन वंस ऑफ कार्बन। मैंने भी यही बताया आपको, एच और ई बिंदु को ज्वाइन करने से और मूल बिंदु एच और ई को ज्वाइन करने से हमें ऑफर वक्र यानी प्रस्ताव वक्र प्राप्त होता है। अब ये जो ऑफर कर हो तो वो क्या शो कर रहा है, ये वाई की आयात वस्तुओं की मात्रा को शो कर रहा है। वाई की आयात वस्तुओं की मात्रा को शो कर रहा है जिसकी इस राष्ट्र को आवश्यकता है और उसके लिए वो कितनी एक्स की मात्रा का निर्यात कर सकता है। वाई की आयात की जाने वाली मात्रा के लिए एक्स की कितनी मात्रा का निर्यात करने को वो तत्पर है। वाई की आयात की जाने वाली मात्रा के लिए राष्ट्र एक एक्स की कितनी मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार है, ये राष्ट्र वन का प्रस्ताव वक्र कहलाता है। इसके ऐसा होने के दो कारण हैं। एक तो राष्ट्र वन जो है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उत्पादन कर रहा है, यानी अवसर लागत, बढ़ती हुई अवसर लागत में उत्पादन कर रहा है, इसलिए वो एक्स वस्तु का ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, एक्स वस्तु का ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। और दूसरा, वाई कमोडिटी लेस द कमोडिटी ऑफ एक्स, वाई की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को प्राप्त करेगा और एक्स की कम से कम मात्रा को उसको देने की कोशिश करेगा। वही हो रहा है। पहले जब 70 वाई के बराबर 140 एक्स होता था शुरुआत में, फिर 60 वाई के बराबर 60 एक्स हो गया, यानी कि वो जो एक्सचेंज रेट हो रहा है उसको वो लगातार कम करने का प्रयास कर रहा है। अब ये दूसरे राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र हम तैयार करेंगे, वो हो गया पहले राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र, अब ये दूसरे राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र। ये भी ठीक वैसे ही होगा। इसके अंदर भी देखिए कि ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है और ये इसका उत्पादन संभावना वक्र है, क्योंकि ये पहले से मान्यता है कि जब पहला राष्ट्र एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर रहा है तो दूसरा राष्ट्र किसमें करेगा, वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। इसलिए ये देखिए वाई वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित कर रहा है, 140, और एक्स की कितनी कर रहा है, 80, 85 के आसपास कर रहा है, यानी कि इसको वाई वस्तु में विशिष्टीकरण करने में इसको ज़्यादा फायदा है। अब देखिए कि ये प्रारंभ कहाँ से होता है। प्रारंभ मान लीजिए कि ये इसकी घरेलू कीमत रेखा वही जो कि ए डैश पॉइंट, उसके अंदर ए पॉइंट था, इसके अंदर ए डैश पॉइंट है। इस ए डैश पॉइंट से प्रारंभ होता है तो जो उसका संतुष्टि स्तर होगा वो ये बिंदु हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा। वहां पर जो एच था वो यहाँ पर क्या हो गया, एच डैश हो गया। और ये एच डैश कैसे प्राप्त हुआ आपको, यह घरेलू जो कीमत रेखा है उस घरेलू कीमत रेखा का ढाल और इस उदासीनता वक्र का ढाल जहाँ बराबर होता है वहाँ तो उत्पादन की दृष्टि से संतुलन हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से संतुलन क्या होगा कि वो 85 इकाई वाई का उत्पादन करेगा और 65 इकाई जो है वो एक्स का उत्पादन करेगा। 85 इकाई वाई का उत्पादन करेगा और 65 इकाई लगभग जो है वो एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा। जो ही ये संतुलन स्थिति प्राप्त होती है उसका जो संतुष्टि स्तर होता है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, एच बिंदु पर। संतुष्टि स्तर कहाँ पर पहुंच जाएगा, एच बिंदु पर। क्यों, क्योंकि हम संतुष्टि को किससे मापते हैं, उदासीनता वक्र से मापते हैं। तो पहला जो संतुष्टि स्तर है वो है एच डैश, तो इस पर पहुंच जाएगा वो। इस पर पहुंचने से उसका क्या हो रहा है कि जी डैश एच डैश, जी डैश और एच डैश को पाने के लिए उसको एफ डैश जी डैश मात्रा देनी पड़ती है, एफ डैश जी डैश मात्रा देनी पड़ती है। जी डैश एच डैश मात्रा एक्स वस्तु की प्राप्त करने के लिए उसको अभी जो है वो एफ डैश जी डैश मात्रा का निर्यात करना पड़ता है। जी डैश एच डैश मात्रा का आयात करने के लिए उसको एफ डैश
जी डैश मात्रा देनी पड़ती है, यानी इन दोनों वस्तुओं के बीच में इस तरह की एक्सचेंज रेट। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो दोनों राष्ट्रों की एक कॉमन इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट बनती है, और उस एक्सचेंज रेट से ये राष्ट्र क्या करेगा, वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाई वस्तु का उत्पादन करेगा और एक्स वस्तु का वो कम से कम उत्पादन करेगा। ऐसा करने के लिए मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल ट्रेड लाइन बनती है। इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ क्यों ले जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ इस आधार पर ले जा रहा हूँ कि ये वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। यानी पहले ये वाई वस्तु का कितना 85 इकाई का उत्पादन कर रहा था, अब इसको ये बढ़ाएगा, और जो एक्स का उत्पादन कर रहा था उसको ये घटाएगा। स्पष्टीकरण, विशिष्टीकरण का मतलब तो यही होता है। इसलिए मैं इस लाइन को इस पॉइंट के ऊपर की तरफ कहीं पर भी खींच सकता हूँ, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कहीं पर भी खींच सकता हूँ। तो ये मान लीजिए कि ये बी पॉइंट पर पहुँचता है, और बी पॉइंट पर अगर इनका संतुलन होता है तो देखिए बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश मात्रा को निर्यात करेगा, और उसके बदले में ये आयात क्या करेगा, सी डैश ई डैश मात्रा को, सी डैश और ई डैश मात्रा का आयात करेगा। यानी वो सी डैश और ई डैश मात्रा का आयात करने के लिए बी डैश सी डैश मात्रा का निर्यात करेगा। तो ये कितना होता है, मेरे हिसाब से ये भी 60 ही होगा, लगभग 120 और 60 के आसपास ये 60 है, और ये भी 60 ही हो रहा है, 40 और ये 100, यानी 60x बराबर 60y हो रहा है। जबकि पहले क्या था, पहले देखिए ये था कि ये 85 था, और ये मान लीजिए कि आपके 45 था, और ये मान लीजिए कि आपके 65 है, और ये 95 के आसपास है। तो ये 20 के बराबर 40 का मामला था। 20 अप्रोक्सीमेटली एक्स वस्तु की 20 इकाई प्राप्त करने के लिए उसको 40 इकाइयों का निर्यात करना पड़ता था। अगर राष्ट्र 2 एक्स वस्तु की 20 इकाइयों का आयात करता तो उसे 40 वाई की इकाइयों का निर्यात करना पड़ता था। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है तो वो 60 एक्स की इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए 60 वाई की इकाइयों का निर्यात करता है। तो इस प्रकार से उसको इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा होता है, और लोगों का संतुष्टि स्तर जो है वो ए पॉइंट से बढ़ करके एच पॉइंट पर, और एच डैश पॉइंट से बढ़ करके ई डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो इन पॉइंट्स को इस राइट पैनल के अंदर दर्शाया गया है। इसके अंदर हमने जैसे कि ये ले लिया है कि 60 बराबर 60 का ये पॉइंट हो गया आपके ई डैश पॉइंट हो गया, यानी 60 वाई के बदले में 60 एक्स वाला पॉइंट जो है वो ई डैश है, और ये क्या है 40 और ये 20, यानी 20 एक्स की इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए उसको 40 वाई की इकाइयाँ देनी पड़ती थी, जो कि ये वाला पॉइंट था आपके एच वाला। तो ये एच पॉइंट दर्शा दिया गया है, और ये ओरिजिन। तो ये ओरिजिन एच डैश और ई डैश को दर्शाने से दूसरे देश का प्रस्ताव वक्र तैयार होता है। ये जो नीली रेखा बनती है वो दूसरे राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र कहलाती है। यानी ओरिजिन को, घरेलू कीमत रेखा को और अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा को, ये तीनों प्रस्तावों को अगर हम शामिल करते हैं तो दूसरे राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र भी बन जाता है, जो कि नेशन टूज ऑफर कर्व कहलाता है। ये सारी चीजें वही है जो कि मैं बोला हूँ, लेकिन ये चीज पढ़ लेते हैं अपन। द ऑफर कर्व ऑफ नेशन टू शोज हाउ मेनी इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, वहां पर इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी वाई था, यहाँ पर इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। नेशन टू डिमांड्स टू बी विलिंग टू एक्सपोर्ट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी वाई, यानी एक्स वस्तु का आयात करने के लिए वो वाई वस्तु की कितनी मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार है, ये राष्ट्र दूसरे का प्रस्ताव वक्र कहलाता है। एक्स वस्तु की मात्रा का आयात करने के लिए वाई वस्तु की कितनी मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार है। वाई वस्तु का निर्यात करेगा, क्यों? क्योंकि राष्ट्र टू किस में है, वाई वस्तु के उत्पादन में उसको विशिष्टीकरण हासिल है, इसलिए वो वाई वस्तु का निर्यात करेगा। और पहला राष्ट्र एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण है, इसलिए वो एक्स वस्तु का निर्यात करेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में एक चीज बनती है कि अगर राष्ट्र दो को एक्स वस्तु का आयात करना है तो वो वाई वस्तु की कितनी मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार है, और अगर राष्ट्र एक को वाई वस्तु का आयात करना है तो वह एक्स वस्तु की कितनी मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार है। तो ये दोनों राष्ट्रों के जो प्रस्ताव वक्र बनते हैं। अब इसमें देखिए कि राष्ट्र टू जो है वो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण लिखा हुआ है कि
एक तो बढ़ती हुई अवसर लागत है, बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण हो रहा है, क्योंकि वो वाई वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसकी अवसर लागत उसके बढ़ती जा रही है। पहले हम जो कम उपयोगी साधनों को लेते जाते हैं, फिर बाद में उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो ही हम किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेंगे तो उस वस्तु का उत्पादन करने वाले साधनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। पहले हम कम मजदूरी वालों को ले लेते हैं, लेकिन बाद में लगातार उनकी डिमांड बढ़ने के कारण मजदूरी की दरों को बढ़ाना पड़ता है। तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट उन पे लागू होता है। और सेकंड क्या है, मोर कमोडिटी एक्स एंड द लेस कमोडिटी ऑफ वाई दैट नेशन टू कंज्यूम्स विद ट्रेड, द मोर, और ऐसा करने से वो उसका जो कंजप्शन होता है वो एक्स वस्तु का ज़्यादा कंजप्शन होता है और वाई वस्तु का कंजप्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पहले उसको एक्स वस्तु कम मिल रही थी और अब चूंकि उसको एक्स वस्तु का आयात इजीली हो रहा है तो उसका कंजप्शन बढ़ता है और वाई वस्तु का कंजप्शन जो होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है। अब हम दोनों प्रस्ताव वक्रों की सहायता से इसका संतुलन कैसे होता है, सामान्य संतुलन, वो ज्ञात करते हैं। तो जनरली हम इकोनॉमिक्स में संतुलन दोनों प्रस्ताव वक्रों के जहाँ पर रिलेटिव उसकी कीमतें जो होगी वो एक दूसरे के बीच में ठहरती है, या जो जिन रिलेटिव कीमतों पर समझौता होता है वो बिंदु जो होगा वो आपके संतुलन का बिंदु होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस विल ट्रेड बैलेंस बिटवीन टू नेशन, वो जो संतुलन कीमत होगी वो दोनों राष्ट्रों के बीच में व्यापार में संतुलन स्थापित करेगी, यानी उस स्थिति में कोई व्यापार घटा नहीं होगा, न इस राष्ट्र को व्यापार घटा होगा न उस राष्ट्र को व्यापार घटा होगा। और जो तुलनात्मक कीमतें होगी वो उनकी आयात की और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में इक्वालिटी बना देगी। और इसमें दोनों तरफ से प्रेशर होता है, आयात का भी प्रेशर होता है और निर्यात का भी प्रेशर होता है। अगर एक राष्ट्र आयात करना चाहता है तो उसको उसकी कुछ क्वांटिटी का, दूसरी वस्तु की कुछ क्वांटिटी का उसको निर्यात करना पड़ेगा। अब ये दोनों प्रस्ताव वक्र जो कि हमने पहले निर्मित किए थे, उसमें देखिए ये राष्ट्र वन का प्रस्ताव वक्र है, ये इस तरीके से बना दिया। ओरिजिन, एच और ई पॉइंट को मिला करके जो राष्ट्र वन का प्रस्ताव वक्र बनता है वो इस प्रकार से होगा। और इसी प्रकार से राष्ट्र सेकंड का प्रस्ताव वक्र जो है ओरिजिन, एच डैश और ई डैश, ये ई डैश है, और ये नेशन टू का प्रस्ताव वक्र हो गया। तो जहाँ पर ये पहले राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र और दूसरे राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर संतुलन की स्थिति होगी। और उस संतुलन की स्थिति में क्या होगा, एक्स वस्तु की भी 60 इकाइयाँ होगी और वाई वस्तु की भी 60 इकाइयाँ होगी, यानी ये 60 इकाइयाँ वाई की देकर के 60 इकाइयाँ एक्स की प्राप्त कर सकता है और ये 60 इकाइयाँ एक्स की देकर के 60 इकाइयाँ वाई की प्राप्त कर सकता है। और केवल इसी स्थिति के अंदर जो है वो संतुलन होगा। इसके अलावा जो भी स्थिति होगी उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड में किसी एक राष्ट्र को घाटा होगा। अगर हम इससे कम टर्म्स ऑफ ट्रेड पर व्यापार करते हैं, यानी यहाँ के किसी भी बिंदु पर करेंगे, तो इसकी जो मात्रा होगी वो ज़्यादा कम हो जाएगी और इसकी मात्रा कम कम होगी, इसलिए ये राष्ट्र जो होगा वो घाटे में रह जाएगा। अगर हम यहाँ करेंगे तो ये राष्ट्र ज़्यादा मात्रा देगा और ये राष्ट्र कम मात्रा देगा, तो ये राष्ट्र घाटे में रह जाएगा। अगर दोनों राष्ट्रों को इक्वल बेनिफिट हो, किसी प्रकार का घाटा नहीं हो, व्यापार घाटा नहीं हो, तो उसके लिए इन दोनों का इस संतुलन कीमत पर व्यापार करना आवश्यक है। इसमें दो ऑफर कर्व दर्शाए गए हैं, नेशन वन और नेशन टू, जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं पी एक्स और पी वाई पर। तो इसमें ये दर्शा दिया पी एक्स अपॉन पी वाई बराबर पी बी बराबर पी बी डैश, दोनों का जो डैश वाला है वो दूसरे राष्ट्र का हो गया, और वहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड एक, यानी एक्स वस्तु की एक इकाई के बदले में वाई वस्तु की एक इकाई का जो है वो निर्यात किया जाएगा। और इस समय ट्रेड जो इक्विलिब्रियम में होगा और इसके अलावा कोई भी बिंदु होगा वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होगा। ये 1/2 से शुरू होता है, यानी 40 इकाइयाँ एक्स की और 20 इकाइयाँ वाई से शुरू होकर के 40 इकाई एक्स की और 40 इकाई वाई तक जो है वो चलता है। 60 इकाई एक्स की और 60 इकाई वाई तक ये आ जाता है। ये सारी चीज़ वही है करीब करीब जो मैं बोल चुका हूँ आपको। और इसमें यह है कि इक्विलिब्रियम में रिलेटिव कमोडिटी प्राइस ऑफ PB1 with trade determined in the interaction of the offer curve
ऑफ नेशन 1 एंड 2 इज आइडेंटिकल टू दैट फाउंड बाय ट्रायल एंड, ये ट्रायल और एरर से प्राप्त होता है, यानी दोनों देशों के बीच में जो ये विनिमय की दर तय होती है वो एक ही झटके में तय नहीं होती है। जैसा कि हमने बताया कि उदासीनता वक्रों के भी उदासीनता मानचित्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये प्रस्ताव वक्रों के भी कई पॉइंट होते हैं जहाँ पर पहले ट्रेड होता है, फिर ट्रेड होता है, फिर ट्रेड होता है, फिर दोनों में बार्गेनिंग होती है, फिर वो कहता है मैं ये कम दूंगा, फिर वो कहता है मैं ये ज़्यादा दूंगा। तो ऐसे करते करते वो एक निश्चित पॉइंट संतुलन वाले बिंदु पर जो पहुंचते हैं, वो संतुलन का बिंदु जो है वो इस ऑफरकारों के अंदर दर्शाया गया है, जो कि यह है कि पी बी बराबर 1, जहाँ पर कि दोनों राष्ट्र जो है वो इक्वल ट्रेड से व्यापार या लाभ प्राप्त करते हैं। पी बी 1 जो कि दोनों प्रस्ताव वक्रों का जो संतुलन का बिंदु था वो कहलाता है। इस प्रकार से ये स्लाइड्स अब पूरी हो रही है, और, और अब मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप लोग अपना व्यू